अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री गाइड। अपनी पहले की वीडियोस में मैंने बात की है ड्रविडियंस और आर्यंस के बारे में कि किस तरह से वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे और उन्होंने इंडस रिवर को सिविलाइज्ड किया था। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे आया था और मोहम्मद बिन कासिम का उसमें रोल और उनकी फतोहात के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे आया था। तो सबसे पहले सिंध को फ़तेह किया गया था और अरबों ने सिंध को फ़तेह किया था। अरबों ने जैसे ही सिंध पर फ़तेह हासिल की तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही कम अरसे में पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को फैलाना भी शुरू कर दिया था। अरबों ने ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब के भी कुछ रीजन्स को, कुछ हिस्सों को फ़तेह कर लिया था, उन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और ये सब कुछ उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में किया था। मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ ने ये हुक्म दिया था कि वो सिंध पर हमला करें। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हजाज बिन यूसुफ कौन थे। तो हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। उनको अब्दुल मलिक ने 694 एडी में गवर्नर ऑफ इराक अपॉइंट किया था। एडी हम बोलते हैं क्रिस्ट इरा के बाद के ज़माने को। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को आर्ट ऑफ गवर्निंग एंड वारफेयर सिखाया था। मतलब उन्होंने उनको सिखाया था कि लोगों को गवर्न कैसे किया जाता है, हुकूमतें कैसे चलती हैं और जंगों में कौन सी स्ट्रेटजी को किस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा होने के साथ साथ उनके उस्ताद भी थे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि मोहम्मद बिन कासिम है। तो मोहम्मद बिन कासिम को इमादुद्दीन का लक़ब भी दिया गया था, इनको इमादुद्दीन के नाम से भी याद किया जाता है। ये 695 एडी में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ सकाफ़ी ट्राइब से था जिसका ओरिजिन ताइफ यानी कि अरेबिया में है। इनको पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नरम दिल के इंसान थे और दूसरे लोगों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को और दूसरे मज़हब के लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। बाय प्रोफेशन वो एक जनरल थे और उमायद जनरल के नाम से मशहूर थे। जब उनकी उम्र 15 साल की हुई तो लोगों का मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा यानी हजाज बिन यूसुफ का सबसे बड़ा असासा है। उनकी एबिलिटीज़, उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा थी कि हजाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन कासिम से करवा दिया था। जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 16 साल की हुई तो उन्होंने एक ग्रेट जनरल जिनका नाम कुतैबा बिन मुस्लिम था, उनके अंडर आर्मी में सर्व किया और 17 साल की उम्र में उन्होंने सिंध पर हमला किया और ये उनकी ज़िंदगी का पहला हमला था। देखते हैं कि उन्होंने सिंध पर हमला क्यों किया था, सिंध पर हमले की वजूहात क्या थीं। तो वन बाय वन चलेंगे। इसमें कुछ एंशियंट भी थी, मुसलमानों के इस्लाम फैलाने के हवाले से भी थी और कुछ उस टाइम की इमीडिएट रीज़न्स थी। तो चलते हैं रीज़न्स की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब जो थे उन्होंने पर्शिया और हेरात पर हमला किया और उन पर अपना कब्ज़ा जमा के एक बड़ी इस्लामी रियासत कायम की। उसके बाद वो चाहते थे कि वो इंडिया पर भी अपनी इंडिया पर फ़तेह हासिल करें और वहाँ पर इस्लाम को फैलाएँ ताकि इस्लाम की जो वुसअत है वो बढ़ती जाए, इस्लाम को वुसअत मिले। इसके बाद जो है जिस टाइम पे ये लोग इंडिया के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे थे उस टाइम पर इंडिया और अरबों के दरमियान में कमर्शियल ट्रेड चल रही थी और जो अरब थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता था कि वेस्ट इंडिया में सी कोस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। इस वजह से भी वो इंडिया में इंटरेस्टेड थे। इसके इन सब के अलावा जो सबसे प्राइम रीज़न था सिंध पर हमला करने का वो ये था कि सिंधी पायरेट्स जिनको हम बहरी कज़ाक बोलते हैं या फिर समंदरी डाकू भी बोलते हैं, उन्होंने अरबों के बहरी जहाज़ों पर हमला किया था दीबल के मुकाम पर और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया था। इन बहरी जहाज़ों में किंग ऑफ साइलोन जिसको प्रेजेंट डे में हम श्रीलंका भी बोलते हैं, उन्होंने बगदाद के खलीफा और गवर्नर ऑफ इराक जो कि हजाज बिन यूसुफ थे उनके लिए कुछ तोहफ़े तोहफ़े भिजवाए थे। इन तोहफ़ों के अलावा उन बहरी जहाज़ों में कुछ लोग भी थे। तो ये जो बहरी कज़ाक थे इन्होंने उन पर हमला किया, उनकी चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया और उन लोगों को भी यरगमाल बना लिया। तो एक मुसलमान खातून थी, उन्होंने हजाज को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, ओ हजाज दे किल्ड मैनी ऑफ देम एंड मेड अदर प्रिजनर्स, कि ओ हजाज इन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया है और जो बाकी बचे हैं उनको कैद कर लिया है। तो जो हजाज बिन यूसुफ थे उन्होंने राजा दाहिर जो कि सिंध का राजा था उससे कंपनसेशन चाहिए, लेकिन राजा दाहिर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका बहरी कज़ाकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मोहम्मद बिन कासिम को फिर हजाज बिन यूसुफ ने यह हुक्म दिया कि वो सिंध पर हमला करे। तो इस तरह से जो है ये सारी वजूहात थी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमला करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम कब निकले, कैसे निकले और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। तो फर्स्ट जो है वो
इससे पहले देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले 2 एक्सपीडिशंस जा चुकी थी हजाज के कहने पर ही। तो पहले हजाज ने जब राजा दाहिर ने इनकार कर दिया तो हजाज ने सबसे पहले एक एक्सपीडिशन जो कि उबैदुल्ला के अंडर थी वो दाहिर के ख़िलाफ़ भेजी, लेकिन वो फ़ेल हो गई थी। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ़ ने बुदेल के अंडर एक एक्सपीडिशन भेजी जो कि दोबारा से फ़ेल हो गई। तो जब थर्ड अटैम्प्ट था उसमें हजाज बिन यूसुफ़ ने अपने सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो दाहिर पर हमला करे, यानी कि सिंध पर चढ़ाई करे। इस तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 सिपाहियों के साथ बगदाद को छोड़ा था ताकि वो सिंध पर हमला कर सकें। उन्होंने सबसे पहले दीबल पर अपना कब्ज़ा जमाया और बहुत से मुसलमान कैदियों को रिहा करवाया था। अब दीबल पर कब्ज़ा करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि दीबल के जो किला था उसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं। तो दीबल ही की फ़ौज में से एक शख्स ने आकर मुखबरी की थी कि इस किले से दूर थोड़ा सा दूर एक मंदिर है जहाँ पर सुर्ख रंग का परचम है, जब तक आप उस परचम को नहीं गिराते आप दीबल की फ़ौज को नहीं हरा सकते। तो मोहम्मद बिन कासिम बजाय इसके कि वहाँ पर एक खून रेज़ जंग करते, वो उस मंदिर की तरफ गए, उन्होंने वहाँ जाकर उस सुर्ख परचम को गिरा दिया। इस तरह से बगैर किसी खून रेज़ जंग के उनका दीबल पर कब्ज़ा हो गया। जब दीबल पर कब्ज़ा हो गया तो फिर वो इंडस रिवर की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम और उनकी फ़ौज ने इंडस रिवर को क्रॉस किया तो जो दाहिर था उसने 50,000 घोड़े और हाथियों की एक फ़ौज तैयार की और ब्रह्मनाबाद से रावर की तरफ आया ताकि वहाँ पर कासिम से मिल सके। तो रावर के मुकाम पर ये दोनों फ़ौजें आमने सामने आई और एक जंग हुई जो कि बहुत ज़्यादा खून रेज़ जंग थी। और इसी जंग के दौरान एक अरब सिपाही था जिसने दाहिर के ऊँट पर एक तीर से हमला किया था, जिसके आगे जलता हुआ कपड़ा लगा हुआ था, एक बर्निंग क्लॉथ लगा हुआ था। इसकी वजह से जो हाथी था, जो जानवर था, वो परेशान हो गया, डर गया और उसने दरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब वो दरिया पे पहुंचा तो वहाँ पर जो दुश्मन की फ़ौज थी उसने पहले से ही अपना पड़ाव बनाया हुआ था। इस तरह से जो दाहिर था वो अल्टीमेटली उसकी मौत हो गई। और दाहिर के बाद हमारे पास जो करैक्टर आता है वो रानी बाई का आता है। रानी बाई का इसमें थोड़ा सा रोल रहा। रानी बाई के बारे में सबसे पहले आप ये जान लें कि रानी बाई जो थी वो दाहिर की बहन थी, लेकिन एक नजूमी ने पेशन गोई की थी कि रानी बाई की शादी जिसके साथ भी होगी वो बादशाह होगा और बादशाहत उसके पास रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूलियत मिलेगी। तो दाहिर ने इस लालच में रानी बाई से शादी कर ली थी। तो जब रानी बाई को पता चला कि दाहिर की मौत हो गई है तो उसने 15,000 सिपाहियों की एक फ़ौज तैयार की और रावर के किले में आ गई। वहाँ से उसने मोहम्मद बिन कासिम को जंग के लिए चैलेंज किया, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि किले की दीवारों को तब तक खोदा जाए जब तक कि इसके बुर्जों को गिराया नहीं जाता। तो ऐसा ही किया गया और जब उसके बुर्ज गिराए गए इस तरह से रानी को जो है वो सरेंडर करना पड़ा, हार माननी पड़ी और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तेह कर लिया। अब देखते हैं कि इस सिंध की फ़तेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम की जर्नी कैसी रही थी। तो सिंध की फ़तेह के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी इस जर्नी को, अपनी इस विक्टोरियस जर्नी को कंटिन्यू किया। वो जय सिंह जो है उन राजा दाहिर का एक बेटा था, उसने बरहमनाबाद की जंग में मोहम्मद बिन कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उसको शिकस्त हुई, उसको जंग का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम का जो अल्टीमेट टारगेट था वो मुल्तान था। तो देखते हैं उन्होंने मुल्तान को किस तरह से फ़तेह किया था। तो जो गौर सिंह थे वो राजा थे मुल्तान के, और जैसे ही उनको पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम और उनकी फ़ौज या अरबों की फ़ौज मुल्तान की तरफ आ रही है तो उस राजा ने अपने आप को अपने एक किले के अंदर बंद कर लिया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम को ये पता चला तो उन्होंने उनकी कैनाल को ब्लॉक कर दिया, यानी कि उनका पानी रोक लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी आर्मी को ये हुक्म दिया कि किले की दीवारों को खोदना शुरू किया जाए, सेम जैसे उन्होंने रावर के किले में किया था। तो जैसे ही जो है वो उस किले की दीवारों को डिस्ट्रॉय किया गया तो राजा को सरेंडर करना पड़ा और मुल्तान भी फ़तेह हो गया। तो ये दो इलाके थे। इसके अलावा भी छोटे छोटे इलाके थे जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तेह किया, और वहाँ पर फ़तेह करने के बाद उन्होंने वहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम किया। वो लोगों को ऑप्शंस देते थे कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर कैद में रहें या आपको मार दिया जाएगा। इस तरह से बहुत से लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बहुत से लोग थे जिनको कैद में रखा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने जुल्म सितम का निज़ाम कायम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत अदल इंसाफ के साथ लोगों को गवर्न किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया था। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के ऊपर आते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, जिसमें से दो जो सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती हैं और उसमें से भी पहली को बहुत ज़्यादा वैलिड माना जाता है, उनकी बात करते हैं। तो पहली जो है वो ये कि
हज्जाज बिन यूसुफ जो कि मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे, उनकी डेथ हुई थी 714 AD में। और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो सुलेमान जो कि उनके भाई थे, उन्होंने खिलाफत को संभाल लिया था। सुलेमान क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ और उनके जितने भी हज्जाज बिन यूसुफ के जितने भी फॉलोअर्स थे, इंक्लूडिंग मोहम्मद बिन कासिम, उनको कैद कर लिया। और उस कैद में, उस जेल खाने में साले इब्ने अब्दुर्रहमान थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम पर तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से 715 AD में 20 साल की उम्र में उन्होंने उस जेल में वफ़ात पाई थी। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर फ़तेह किया और दाहिर की फ़ौज को हराया, तो वहाँ से जितना भी माल गनीमत उनको मिला, और इसके साथ साथ दाहिर की जो 2 बेटियाँ थीं, उनको उन्होंने अपने खलीफा वक्त यानी सुलेमान की तरफ भिजवाया। तो जब इस रात दाहिर की बेटियाँ सुलेमान के पास पहुँची तो उन्होंने ये झूठ बोला कि जो कासिम है उन्होंने उन दोनों को वॉयलेट किया है, जिसकी वजह से सुलेमान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ये अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेटा जाए और उनको वापस लाया जाए। ऐसा ही किया गया। जब उनको बैल की खाल में लपेट कर वापस लाया जा रहा था तो रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम की सांस घुटने की वजह से डेथ हो गई थी। तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और जो भी उन्होंने फतूहात की थी। तो अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।